यहां छिंदवाड़ा से ट्रांसफर होकर आए थे जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी। एक ईमानदार जज की छवि, मिलनसार स्वभाव। जल्द ही जज महेंद्र त्रिपाठी पक्षकारों और वकीलों के चहेते बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह रिपोर्ट देखिए। जिस शख्स की मुस्कुराती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका नाम है महेंद्र कुमार त्रिपाठी। महेंद्र त्रिपाठी बैतूल एडीजे कोर्ट में जज थे। एक मिलनसार और ईमानदार जज के रूप में जाने जाते थे। हर कोई उनके काम और व्यवहार की तारीफ करता था। जज साहब अपने काम और कानून के बड़े जानकार थे। वो हर अदालती फैसले से खुद को अपडेट रखते थे। घंटों अदालत में पक्षकारों की दलीलें सुनना, सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाना और देर शाम इसी न्यायाधीश परिसर के बंगला नंबर 2 यानी अपने सरकारी आवास में लौट जाना, जहां शाम को उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा होता था। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे, बड़ा अभियान राज और छोटा बेटा आशीष राज। बस यही था न्यायाधीश महेंद्र त्रिपाठी का परिवार, उनका संसार। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आपको आगे बताएंगे। दरअसल आज से 8 साल पहले यानी जुलाई 2018, ये वही वक्त था जब महेंद्र कुमार त्रिपाठी की पोस्टिंग बैतूल एडीजे यानी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर हुई थी। इससे पहले वो छिंदवाड़ा में पोस्टेड थे। बैतूल आने के बाद उन्होंने नई अदालत में कार्यभार लिया और ईमानदारी से अपना काम करने लगे। अपने स्वभाव और ईमानदार छवि की वजह से वो तमाम पक्षकारों और वकीलों के चहेते बन गए। इधर शुरुआत में महेंद्र त्रिपाठी अकेले बैतूल आए थे। उनका परिवार उनके साथ नहीं रह रहा था। महेंद्र त्रिपाठी को शुरू में इसी न्यायाधीश परिसर में बंगला नंबर 2 अलॉट हुआ। दोनों बेटे जवान थे, अपना अपना काम कर रहे थे और जज साहब की पत्नी एक नर्स के तौर पर काम कर रही थी। शुरुआत में जज साहब करीब 1.5 साल अकेले ही बैतूल में रहे, लेकिन बाद में उनकी पत्नी भाग्य त्रिपाठी ने पति और परिवार के साथ रहने के लिए VRS यानी अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और अपने दोनों बेटों के साथ बैतूल आ गई। अब परिवार फिर एक बार साथ था। खुशियां फिर लौट आई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 20 जुलाई 2020 शाम का वक्त था। सारा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा था। उस दिन खाने में रोटी, चावल, दाल और सब्जी बनी थी। जज साहब ने अपनी पत्नी से रोटियां मांगी। पिता के साथ बड़े बेटे अभियान राज ने भी माँ से रोटियां मांगी। दोनों ने दाल सब्जी रोटी खानी शुरू कर दी। छोटे बेटे आशीष ने रोटी कम ही खाई और चावल मांगे, जबकि पत्नी ने भी चावल के साथ ही दाल और सब्जी खाई। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टियां शुरू हो गई, सीना भारी होने लगा। उनकी पत्नी उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। उन्होंने मदद के लिए अपने दोनों बेटों को बुलाया। अभियान और आशीष को आवाज लगाई। आशीष फौरन दौड़ता हुआ कमरे में आया। भाग्य त्रिपाठी जो कई साल तक नर्स रही थी, वो अपने पूरे अनुभव से जज साहब को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्हें दूसरे कमरे से अभियान के चीखने की आवाज आई, जो दूसरे कमरे से मदद की गुहार लगा रहा था। जो हाल इस कमरे में जज साहब का था, वही हाल अभियान का भी हो रहा था। उसे भी लगातार उल्टियां हो रही थी। जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी की पत्नी और छोटा बेटा आशीष समझ गए कि हो न हो खाने में कुछ गड़बड़ थी। जरूर दोनों को फूड पॉइजनिंग की आशंका लग रही थी। पत्नी ने CMHO को मदद के लिए फोन किया। एडीजे पद पर तैनात जज साहब और उनके बेटे की इस हालत के बारे में सुनकर जिला अस्पताल से फौरन डॉक्टर्स बंगला नंबर 2 पर पहुंचे। जज साहब और उनके बड़े बेटे अभियान का इलाज शुरू किया और भरोसा जताया कि जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब दोनों पिता पुत्र की हालत में कोई सुधार नहीं आया, तो उन्हें बैतूल में ही नजदीक के पाढ़र में एक निजी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनके भी हाथ पांव फूले हुए थे। जज साहब और उनके बेटे की जान बचाने के लिए उन लोगों को नागपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पहले बड़े बेटे की मौत हुई और फिर
जज साहब ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो क्या ये फूड पॉइजनिंग का मामला था जिसने जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियान राज की जान ले ली थी? लेकिन सवाल ये था, अगर ये फूड पॉइजनिंग का मामला था तो फिर जज साहब के परिवार के 2 ही लोगों की तबीयत क्यों बिगड़ी? बाकी के 2 लोग कैसे बच गए थे? आखिर क्या हुआ था जज साहब के साथ, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। उस शाम एक साथ बैठकर परिवार के सभी लोगों ने खाना खाया था। दाल, सब्जी, चावल और रोटी, सामान्य भोजन। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जज महेंद्र त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियान की तबीयत बिगड़ने लगी। वो लगातार उल्टियां करने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि जान पर बनाई। तो क्या यह सिर्फ फूड पॉइजनिंग का मामला था? यह रिपोर्ट देखिए। जुलाई 2020 उस शाम पूरे परिवार ने एक साथ खाना खाया, पर जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियान राज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टियां होने लगी। जिला अस्पताल से डॉक्टर्स बंगला नंबर 2 पर आए। दोनों पिता पुत्र को इलाज दिया गया, लेकिन उन दोनों की तबीयत खराब होती जा रही थी। पहले उन दोनों को पाढर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। मेरे पीछे ये वही न्यायाधीश परिसर है जहाँ पे जज महेंद्र त्रिपाठी द्वारा 2018 में जो है पोस्टिंग होके बैतूल आए थे और इसी परिसर के बंगले नंबर 2 में वो रहा करते थे। बीमारी के बाद जो है 2 दिन तो वो ये इसी बंगले में रहे। उसके बाद वो जो है पाढर हॉस्पिटल, एक निजी हॉस्पिटल है जहाँ उनका इलाज हुआ, वहाँ से उनको नागपुर रेफर किया गया। जब निजी अस्पताल में भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनकी गंभीर हालत देखकर उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया। ये उसी वक्त के अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां के लिए पाढर से अभियान और जज महेंद्र त्रिपाठी को लेकर एम्बुलेंस रवाना हुई थी। जिस शाम परिवार ने वो खाना खाया था, उस दिन जज महेंद्र और उनके बड़े बेटे अभियान की तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी। लेकिन बीमार महेंद्र के छोटे बेटे आशीष भी हुए थे। इसकी वजह क्या थी, आपको जल्द ही पता चल जाएगी। आशीष उस दिन अपने पिता और भाई के साथ उसी एम्बुलेंस में सवार थे। एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। जज महेंद्र फिर भी थोड़ा बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभियान खामोश थे, बेसुध थे। आशीष अपने बड़े भाई को हिम्मत बधा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अभियान ने दम तोड़ दिया। जब आशीष भाई और पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे, तभी डॉक्टर्स ने अभियान को मृत घोषित कर दिया था, जबकि गंभीर हालत में जज महेंद्र त्रिपाठी को भर्ती कर लिया गया और फौरन उनका इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने महेंद्र त्रिपाठी की हालत देखी। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें बचाने की भरपूर कोशिशें हो रही थी, लेकिन अगले दिन यानी 26 जुलाई 2020 सुबह का वक्त था। अचानक महेंद्र त्रिपाठी की तबीयत बहुत खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने लाख कोशिश की, लेकिन वो जज साहब को बचा नहीं पाए। पहले अभियान और फिर एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी की भी मौत हो चुकी थी। बैतूल के अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके 30 वर्षीय बेटे अभिनय राज को गंभीर अवस्था में नागपुर उपचार के लिए भेजा गया था, लेकिन इसी अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनके बेटे को मृत घोषित कर दिया था और उपचार के दौरान स्वयं महेंद्र कुमार त्रिपाठी की भी मृत्यु हो गई थी। जज साहब की मौत की खबर जैसे ही बैतूल पहुंची, कोर्ट परिसर और न्यायाधीश परिसर में मातम छा गया। उनके परिचितों और नजदीकियों ने अपना एक बेहतरीन सीनियर और दोस्त हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। जज साहब की मौत को 6 साल बीत गए हैं। आज भी उनके साथी उन्हें याद करते हैं। यहाँ पे वो लोकप्रिय जज इसलिए थे, रिलीफ ओरिएंटल जज थे। वो हर मामले में प्रयास करते थे कि किसी पक्षकार का नुकसान नहीं हो। ये सब सोच के वो अपने निर्णय देते थे। चूंकि एक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो एक ऐसे परिवार से थे, उन्होंने सारी चीजें देखी है। शुरू में वो पत्रकार रहे, जो मेरी मित्रता थी उस दौरान उन्होंने मेरे को बताया। पत्रकार रहे, उनको जनमानस को क्या तकलीफ होती है, एक व्यक्ति
80 किलोमीटर दूर से पेशी आता है और कोई कार्रवाई नहीं होती, साइन करके चले जाता है। तो ये बात पे थोड़ी सी उनको खलल करती थी कि यदि कोई दूर से आया है न्याय के लिए तो उसको मिलना चाहिए, कितनी जल्दी न्याय मिले, इस पे उनका फोकस अधिक रहता था। और जज महेंद्र कुमार त्रिपाठी के साथ काम करने वाले सीनियर अधिवक्ता ब्रिज किशोर पांडे कहते हैं, महेंद्र हमेशा सीनियर वकीलों का बहुत सम्मान करते थे और जूनियर्स को मोटिवेट करते थे। नहीं, एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे वो, और हम लोग के लिए प्रति मतलब हम लोग से मेरा मतलब जो वकीलों के प्रति उनका बहुत सम्मानीय दृष्टिकोण था। सीनियर अधिवक्ताओं से बड़े इज्जत से पेश आते थे वो। जूनियरों को भी वो जो है वो मोटिवेट करते थे कि कैसे आपको वकालत करना है। उनका भी अपने वकालत का पूर्व अनुभव था। वो जुडिशरी में आने के पहले एडीपीओ थे, तो वो बहुत मतलब इस चीज़ को जानते थे कि कैसे वकीलों के साथ परेशानियां भी आती हैं और कैसे क्या उनको काम करना चाहिए, और जूनियरों को भी बहुत साथ लेके चलते थे। जज महेंद्र कुमार के साथ काम करने वाले दोनों ही वकीलों की बात आपने सुनी। उन दोनों की बातों से ही साफ पता चल रहा था कि जज महेंद्र त्रिपाठी सबके चहेते थे, काम में निपुण, बातचीत में मृदुल। फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? एक तरफ जहां जज साहब को जानने वाले और उनके साथ काम करने वाले दुखी थे, तो दूसरी तरफ एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया था। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब परिवार में जज साहब की पत्नी और उनका छोटा बेटा आशीष ही बचा था। लेकिन अचानक इस दुख की घड़ी में आशीष ने तय किया कि वो मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे। सवाल ये था, अगर ये फूड पॉइजनिंग का मामला था और खाना घर पर ही बना था, तो आशीष किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे? क्या आशीष को किसी पर शक था, और अगर हाँ तो किस पर? तमाम सवालों के जवाब देंगे आपको अगली रिपोर्ट में। पहले अभियान राज और फिर उनके पिता और एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने भी दम तोड़ दिया। शुरुआत में सबको लग रहा था कि यह मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ था। तो सवाल यह था कि अगर यह फूड पॉइजनिंग थी तो 4 लोगों के परिवार में से 2 की ही तबीयत क्यों बिगड़ी, बाकी 2 लोग कैसे बच गए? यह रिपोर्ट देखिए। बैतूल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियान की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस मौत का क्या कारण था, यही उस वक्त बड़ा सवाल था, जिसे अब तक फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा था। क्या ये वाकई फूड पॉइजनिंग ही थी? क्योंकि सवाल ये भी था कि अगर ये फूड पॉइजनिंग थी तो वही खाना तो महेंद्र के छोटे बेटे आशीष राज और उसकी मां ने खाया था। फिर वो कैसे बच गए? इसका जवाब है कि उस शाम जब परिवार ने एक साथ खाना खाया था, तो उस दिन खाने में रोटी, चावल, दाल और सब्जी बनी थी। जज साहब ने अपनी पत्नी से रोटियां मांगी थी। पिता के साथ बड़े बेटे अभियान राज ने भी मां से रोटियां मांगी। दोनों ने दाल, सब्जी, रोटी खाने शुरू कर दी। छोटे बेटे आशीष ने रोटी कम ही खाई थी और चावल मांगे थे, जबकि पत्नी ने भी चावल के साथ ही दाल और सब्जी खाई। तो मतलब साफ था, ना तो चावल में कोई लोचा था, ना दाल में कुछ काला था और ना ही सब्जी में कुछ संदिग्ध। सारी गड़बड़ रोटियों में थी, क्योंकि सिर्फ महेंद्र और अभियान ने ही रोटियां खाई थी, जबकि आशीष और उसकी मां ने चावल। तभी आशीष के मन में अपने पिता की बात कौन थी जो उन्होंने एम्बुलेंस में उससे कही थी। दरअसल जिस वक्त पाठर की निजी अस्पताल से जज महेंद्र त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियान राज को नागपुर ले जाया जा रहा था, तभी अभियान की गंभीर हालत को देखकर महेंद्र समझ गए थे कि शायद अभियान बचेगा नहीं और ना ही वो। इसीलिए वो एक ऐसे राज का पर्दाफाश कर देना चाहते थे जिसके बारे में सिर्फ वही जानते थे। महेंद्र त्रिपाठी ने अपने छोटे बेटे आशीष को बताया कि उन सब की ये हालत आटे की वजह से हुई है। जरूर आटे में कुछ गड़बड़ थी, शायद उसमें जहर था। ये बात सुनते ही आशीष हैरान रह गए। उनके मन में सीधा सवाल था कि आखिर किसने आटे में जहर मिलाया होगा। महेंद्र ने लड़खड़ाती आवाज में एक नाम लिया। ये नाम था संध्या सिंह। संध्या सिंह एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी की महिला मित्र। जैसे ही महेंद्र त्रिपाठी ने संध्या का नाम लिया तो आशीष के पांव तले जमीन खिसक गई।
वो समझ गए थे कि परिवार के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी। पापा से बात करते हुए थ्रू आउट चल रहा था रास्ते में। पापा ने भी मुझे रास्ते में बताया कि बेटा ये आटा एक संध्या सिंह नाम की लेडी है उसने। अगले दिन जब भाई के साथ पिता की भी मौत हो गई तो आशीष राज ने नागपुर के इसी मानकापुर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। चूंकि मामला बैतूल यानी एमपी का था और जज साहब और उनके बेटे की मौत नागपुर में हुई थी, इसीलिए एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन जीरो कायमी की गई और केस बैतूल ट्रांसफर किया गया। मामला एक जज की हत्या से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त तो यही कहा जा रहा था। केस नागपुर के मानकापुर थाने से बैतूल ट्रांसफर कर दिया गया। इधर जज की हत्या के आरोपों की खबर से पुलिस भी सकते में आ गई। केस मिलते ही बैतूल पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। ये 6 साल पहले उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस की टीम न्यायाधीश परिसर के बंगला नंबर 2 में जांच के लिए दाखिल हुई थी। उस वक्त बैतूल के एसडीओपी रहे विजय पुंज का ये बयान सुनिए। खाने के बाद ही सबसे पहले जो छोटा वाला बेटा है अभियान, जो करीब 26 साल का है, उसको उल्टियाँ शुरू हो गई और तत्काल उसके थोड़ी देर बाद बड़े बेटे को भी और महेंद्र त्रिपाठी साहब को भी उल्टियाँ शुरू हो गई। ये इनके परिवार के लोगों का बताया होता है। तो इन्हें अस्पताल को सूचना दी तो डॉक्टर पांडे और डॉक्टर मालवी दोनों जिला अस्पताल के आए। उन लोगों ने इनको दवाइयाँ वगैरह दी, लेकिन इनकी उल्टियाँ रुकी नहीं। तो इनको अगले दिन जो है मंगलवार के दिन ये लोग पाढ़र में भर्ती हो गए, बाप बेटा। बैतूल पुलिस पर जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दबाव था और यहाँ पुलिस के एंगल से अच्छी बात ये थी कि उनके सामने एक संदिग्ध का नाम और पहचान भी थी, जो जज महेंद्र त्रिपाठी के बेटे आशीष राज ने पुलिस को दी थी। अब पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती थी मामले में संदिग्ध महिला संध्या के बारे में पता लगाना और उसे धर दबोचना। पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस को शुरुआती जांच में संध्या के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी। संध्या छिंदवाड़ा की रहने वाली थी। वो वहाँ एक एनजीओ चलाती थी। वहीं वो जज महेंद्र के संपर्क में आई थी। उन दोनों के बीच मुलाकातें होती रही। बताया जाता है कि जब जुलाई 2018 में जज महेंद्र त्रिपाठी का छिंदवाड़ा से बैतूल ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद भी जज महेंद्र त्रिपाठी संध्या से मिलने छिंदवाड़ा जाते रहते थे और संध्या भी उनसे मिलने बैतूल आती जाती रहती थी। तो सवाल ये था, अगर वो दोनों अच्छे दोस्त थे तो फिर संध्या पर जज महेंद्र की हत्या करने का आरोप क्यों लगा? आखिर संध्या के पास जज साहब की हत्या करने के पीछे क्या वजह थी? और क्या वाकई संध्या ने ही जज साहब और शायद भूल से उनके बड़े बेटे की जान ली थी? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। पुलिस की जांच में एक नाम निकलकर सामने आया। यह नाम था संध्या सिंह का। तो सवाल यह है कि क्या संध्या ने ही जज महेंद्र और उनके बेटे अभियान की जान ली थी, और अगर हां तो कैसे? क्या जज साहब ही संध्या के निशाने पर थे या फिर उनका पूरा परिवार? यह रिपोर्ट देखिए। 26 जुलाई 2020 सुबह का वक्त था। बैतूल में एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी की मौत हो चुकी थी। उनके छोटे बेटे आशीष ने उनकी मौत के बाद नागपुर के मानकापुर थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवाई और फिर ये मामला बैतूल के गंज थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। जज ने ये महेंद्र त्रिपाठी ने अपने बेटे को ये बताया था कि जो उनकी महिला मित्र है उसने अभिमंत्रित आटा दिया है जिसे उन्होंने घर में खाने के लिए दिया था और वही खाने के बाद जो है पूरा परिवार बीमार हुआ था। हालांकि जो है जज महेंद्र त्रिपाठी नागपुर जाकर उनकी मौत हो गई और मौत होने के बाद वो जो मामला है नागपुर में पहले प्राथमिकी दर्ज हुई और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसी वो थाने में जो है 0 पे वो मामला यहाँ आया था। और केस भले ही बाद में गंज पुलिस के पास पहुंचा था, लेकिन शुरुआत में इसे फूड पॉइजनिंग का मामला ही समझा जा रहा था। उधर पुलिस अब तेजी से मामले की जांच में जुटी हुई थी और आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने सबसे पहले संध्या सिंह को पकड़ लिया। संध्या से पूछताछ शुरू हुई और इस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने खुद पुलिस को भी हैरान कर दिया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि जज महेंद्र और उनके बड़े बेटे अभियान राज की मौत रोटियां खाने से हुई थी।
ये रोटियां जिस आटे से तैयार की गई थी वो जहरीला था। ये तथ्य हैरान कर देने वाला था। अगला सवाल ये था कि आखिर आटे में जहर आया कहां से? किसने आटे को जहरीला बना दिया? पूछताछ में इसके पीछे दो थ्योरी सामने आई। पहली ये कि संध्या जज महेंद्र त्रिपाठी के काफी करीब थी। वो अपना एनजीओ चलाती थी। बताया जाता है संध्या ने जज महेंद्र त्रिपाठी से धीरे धीरे करके बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन अब तक उसने वो रकम जज महेंद्र त्रिपाठी को नहीं चुकाई थी और बाद में जब जज अपने पैसों की मांग करने लगे तो संध्या ने उन्हें रास्ते से हटाने की ठान ली। और दूसरी थ्योरी जो जज महेंद्र के साथ काम करने वाले वकील बताते हैं, उसके मुताबिक जब जुलाई 2018 में जज महेंद्र बैतूल आए थे तो वो अकेले रहते थे, जिससे महेंद्र और संध्या की मुलाकातें आसानी से हो जाती थी। लेकिन जज महेंद्र की मौत से 4 महीने पहले उनकी पत्नी और बेटे उनके साथ रहने बैतूल आ गए थे। पत्नी जो कि एक नर्स थी, उन्होंने वीआरएस ले लिया था और अब वो हर वक्त जज साहब के साथ ही रहती थी। इससे अब महेंद्र और संध्या में दूरियां बन गई। जज ने संध्या को दूर रहने को भी कहा था, जो संध्या को मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने जज के पूरे परिवार को खत्म करने की ठान ली। इस बात का बहुत बड़ा डाउट है कि संध्या सिंह ने ऐसा क्यों किया। सबसे बड़ा दक्ष प्रश्न यही है पूरे केस में कि संध्या सिंह ने ऐसा क्यों किया। उसका कारण मुझे जो समझ में आया कि साहब ने विगत कई दिनों से उससे दूरी बना ली थी और वो दूरी का कारण ही ये आटा और ये सारी चीजें हुई। यदि ये दूरी नहीं बनती, वो रहते सही, तो शायद ऐसा नहीं होता। इसके अलावा और कुछ भी होगा तो ये संध्या सिंह को ही पता होगा। ये पुलिस की जांच में सामने आया कि संध्या ने अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया था। जज और उनके बड़े बेटे की हत्या के मामले में कुछ और लोग भी उसके साथ थे। पुलिस ने कुल 6 लोगों को मामले में आरोपी बनाया था। संध्या सिंह, उसका ड्राइवर संजू, देवीलाल चंद्रवंशी, मुबीन खान, कमल और बाबा उर्फ रामदयाल। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने बताया कि संध्या ने जज महेंद्र त्रिपाठी को तंत्र मंत्र के नाम पर झांसे में लिया था। संध्या ने जज से कहा था कि उनके घर में चल रहे कलेश और विवाद को सुलझाने का एक तरीका है, इसके लिए उन्हें अपने घर से थोड़ा आटा लाना होगा। संध्या ने कहा कि वो एक बाबा को जानती है जो आटे को अभिमंत्रित करके देंगे और उसकी रोटी खाने से परिवार के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मजिस्ट्रेट सर की एक सहयोगी थी संध्या सिंह ने उनके घर में शांति के लिए उनको आटे में मिला के कुछ चीज दी थी, जिनको बोला गया था कि उनको खाने में मिला के खाएं, जिससे घर में सुख शांति रहेगी। तो उन्होंने इसे ही किया था। तो उसके कारण फिर जब जांच में पता चला कि उन्होंने जो संध्या सिंह थी, उन्होंने एक तांत्रिक से आटे में जहर मिला के उनको दिया था, जिसके कारण उनकी पहले तो तबीयत खराब हुई और फिर इलाज के दौरान नागपुर जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। बताया जाता है इसके बाद जज महेंद्र त्रिपाठी एक बार फिर संध्या के झांसे में आ गए। उन्होंने अपने घर से थोड़ा आटा लिया और वो छिंदवाड़ा जाकर संध्या सिंह को दिया। इसके बाद संध्या ने वही आटा कुछ दिन बाद बैतूल के सर्किट हाउस आकर जज महेंद्र त्रिपाठी को दिया। जज साहब खुश थे। उन्हें लगा था कि अभिमंत्रित आटे की रोटियां खाने से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही आटा उनकी और उनके बेटे की जान ले लेगा, क्योंकि उस आटे में जहर मिलाया गया था। उन्होंने अपनी पत्नी को उसी आटे की रोटियां बनाने को कहा था। उसके बाद की कहानी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 20 जुलाई 2020 को उनकी एक महिला मित्र थी, संध्या सिंह जिसका नाम था, वो छिंदवाड़ा में रहती थी। उनके द्वारा एक आटा एक थैली में लाया था और बैतूल सर्किट हाउस में दिया गया था और ये कहा गया था उनको कि तुम यानी कोई तुम्हारे ऊपर कुछ बलाएं चल रही है, तो ये जो मैं आटा लेके आई हूँ ये अभिमंत्रित आटा है, इसको खाओगे तो जो भी काल योग जो भी चल रहा है वो सब सही हो जाएंगे। तो वो आटा उन्होंने खाया था। ये जानकारी मुझे घटना के बाद जब आमजन में चर्चा हुई तब मुझे जानकारी लगी थी। संध्या के खुलासे के बाद पुलिस ने संध्या के साथ बाकी के 5 आरोपियों को भी धर दबोचा और उन पर हत्या, जान लेने की कोशिश करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। तत्कालीन बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी।
अभी तक हम लोगों ने 6 आरोपियों को राउंड अप किया है। और भी हो सकते हैं? हाँ, और भी हो सकते हैं। पुलिस ने जज महेंद्र त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियान की हत्या के आरोप में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ साल बाद आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। गवाहियां होती हैं, जिरह होती है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आज ये मामला उसी एडीजे कोर्ट में चल रहा है, जहां कभी जज महेंद्र त्रिपाठी खुद बैठकर फैसला सुनाया करते थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही जिला कोर्ट है जहां पे जज महेंद्र त्रिपाठी 2018 में पदस्थ हुए थे और यहाँ पे बैठ के वो लोगों के साथ इंसाफ किया करते थे। जो वकील हैं उनका मानना है कि जो महेंद्र त्रिपाठी थे वो रिलीफ ओरिएंटेड जज थे और लोगों के फैसले किया करते थे। विधि का विधान कहें कि एक ऐसा मौका आया जब उन्हीं के साथ उनकी जो महिला मित्र थी, उसने आटे में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जिससे वो बीमार हुए और बीमार होने के बाद उनकी मौत हो गई। वकील बताते हैं कि इस केस में ज्यादातर गवाहियां हो चुकी हैं और कुछ ही महीनों में इस केस पर फैसला आ सकता है, लेकिन महिला मित्र पर लगा जान लेने का आरोप बेहद गंभीर है। ये घटना बताती है कि बदला और प्रतिशोध की आग में कोई किस हद तक जल सकता है। अब इंतजार इस मामले में फैसले का है। देखना होगा कि कोर्ट दोषियों को क्या सजा देता है और कब एक जज को आखिरी इंसाफ मिलता है। एनडीटीवी के लिए नागपुर से संजय तिवारी के साथ बैतूल से अकील अहमद की रिपोर्ट।